हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो 8th क्लास में आप आ गए हैं, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट चैप्टर है अपना, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसका पहला पार्ट करा रहे हैं। पूरे चैप्टर को मैं 3 से 4 पार्ट में कराता हूँ, जैसे आपने मेरे पहले वीडियोस देखे होंगे। तो ये जो अभी नई बुकों में ये आने लगा है, ये क्या होता है, एक QR कोड बोलते हैं इसको आप अगर स्कैन करोगे ना, तो आप इस चैप्टर का गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में विजुअल होता है, आप वो देख सकते हो। ठीक है, तो अगर किसी वजह से आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप QR कोड को स्कैन करके और ये पढ़ाई आप कभी भी कर सकते हो, गवर्नमेंट की तरफ से फ्री रहती है। वैसे इसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू आप देख सकते हैं। फिर हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है। क्रॉप होती है फसल, ठीक है। फसल मतलब खेत में जो पैदा की जाती है, जैसे गेहूं, बाजरा, ज्वार, जो भी हम चीजें खेतों में पैदा करते हैं उसको क्रॉप बोलते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। प्रोडक्शन मतलब होता है उसको पैदा करना। प्रोडक्शन मतलब किसी भी चीज को बनाना या पैदा करना। कंपनियों में बनाई जाती है तो प्रोडक्शन हो गया, जैसे कोई कंपनी बिस्किट के पैकेट बना रही है, कोई कंपनी आयरन के पाइप बना रही है, कोई कुछ बना रही है, कोई कुछ बना रही है, तो प्रोडक्शन हो गया। एंड मैनेजमेंट हो गया उसका रख रखाव, मतलब क्रॉप फसल को बोने से लेकर और लास्ट तक जब काट लेते हैं तब तक क्या क्या प्रोसेस किया जाता है, वो सारा मैनेजमेंट में आ जाता है। तो ये तो था इस चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू। अब हम पढ़ते हैं बिल्कुल डिटेल से। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कहूंगा, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो सारा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस। पहेली और बूझो ये एक कैरेक्टर्स हैं, पहेली और बूझो, जो इस चैप्टर में लिए गए हैं, मतलब पूरी साइंस की बुक्स में लिए हुए हैं। पहेली और बूझो ये दोनों अपने अंकल के घर पे गए। वेंट, गो की तीसरी सेकंड फॉर्म होती है, गो वेंट गोन, तो वेंट सेकंड फॉर्म है। इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हम, तो सीधे चलते हैं। गए अंकल के घर पे, ड्यूरिंग दौरान, द समर गर्मियों में, गर्मियों की छुट्टियों में। वैकेशन माने होता है छुट्टियां। देयर अंकल इज ए फार्मर, और उनके जो अंकल थे वो क्या थे, फार्मर। इंडिया में अंकल चाचा या ताऊ को भी बोलते हैं, तो फार्मर थे। वन डे दे सो सम टूल्स, एक दिन उन्होंने कुछ टूल्स देखे। क्या क्या देखे, एक तो खुरपी देखी, एक सिक्कल देखी, एक शाउल देखी। तो देखो ये टूल्स है ना, इनका विजुअल थोड़ा देखने के बाद आपको याद रहेगा कि क्या चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये देखो, ये है ना, ये सिक्कल है, ये देख लो, ये काम आती है खेती में फसल को काटने के। फिर ये खुरपी होती है, ठीक है, ये 2-3 तरह की होती है, इससे अलग भी आती है, पहले अलग तरह की आती थी, अभी ऐसी आ रही हैं। तो ये भी एक तरह की इंस्ट्रूमेंट है जो खेती का औजार होता है। और तीसरा ये शाउल है, ठीक है, कुंदाल बोल सकते हो। ये शाउल भी कई तरह के आते हैं, ये एक सिंपल शाउल मैंने आपको दिखाया है। तो ये 3 चीजें मैंने आपको अभी फिलहाल दिखाई हैं। तो ये थी हमारी खुरपी, सिक्कल और शावल। प्लग माने हल होता है। हल अभी लेटेस्ट है ना, देखो ट्रैक्टर के पीछे जो जोड़े जाते हैं वो काफी अच्छे अच्छे हल आए हुए हैं। पहले एक सिंगल हल आता था जो खेती में यूज किया जाता था। तो इन सारी चीजों को चैप्टर में आगे डिटेल से इनके बारे में भी बताएगा। एटसेट्रा इन द फील्ड, खेत में उन्होंने ये सारी चीजें देखी। कहां पर, अपने चाचा या ताऊ के घर पे। आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दीज टूल्स। अब जो ये पहेली या बूझो जो भी है, ये वहां पे उन चीजों को देखकर बोल रहा है कि मैं ये सोच रहा हूं कि इन चीजों का यूज कैसे किया जाएगा। यू हैव लर्न्ड दैट ऑल थिंग्स, आपको सीखनी पड़ेंगी वो सभी चीजें, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। यू हैव लर्न्ड, आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जिंदा चीजों को भोजन की जरूरत पड़ती है। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड देमसेल्व्स, पौधे अपना खुद का खाना अपने आप बना लेते हैं। आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा ना, जो अपना खुद का खाना बनाते हैं उनको क्या बोलते थे, ऑटोट्रोप्स, ठीक है। कैन वी रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज, क्या हम दोबारा से एक बार थोड़ा समझ सकते हैं कि हरे पौधे सिंथेसाइज कैसे करते हैं। मैंने बताया था 7th क्लास में, सिंथेसाइज का क्या मतलब होता है कि कोई भी पौधा जो खाना है वो कैसे बनाता है अपने आप। तो वो सारा जो प्रोसेस होता है वो फोटोसिंथेसिस का, उसी का फोटो अलग हो गया और सिंथेसिस अलग हो गया। सिंथेसिस का वही मतलब है कि अपना खाना सूरज की रोशनी के अंदर कैसे बनाया जाता है। तो ये उसी को रिकॉल करने के लिए बात कर रहा है। ग्रीन प्लांट्स, तो ग्रीन पिगमेंट्स होते थे उसके अंदर, क्लोरोफिल वगैरह, वो उन्हीं से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता था। देयर ओन फूड, वो अपना खुद का खाना कैसे बनाते थे। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, आदमी और जिसमें
जानवर और जिसमें आदमी भी सम्मिलित हैं, कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, वो अपना खुद का खाना नहीं बना सकते। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम, तो जानवर जो है वो अपना खाना कहां से लेते थे। हमने एक तो ऑटोट्रोप पढ़ा था, दूसरा हेट्रोट्रोप पढ़ा था। हेट्रोट्रोप्स में क्या होता था कि जो आदमी या जानवर अपना खाना खुद नहीं बनाते थे, या तो वो पेड़ पौधों से अपना खाना खाते थे या वो उनका शिकार करके उनका भोजन करते थे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड, पर सबसे पहले हम कैसे अपना भोजन करते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट, हम सभी जानते हैं कि एनर्जी, यानी एनर्जी माने ताकत, फ्रॉम फूड, खाने से, इज यूटिलाइज होती है बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस। देखो अब जब हम खाना खाते हैं ना तो उससे एनर्जी निकलती है और वो हमारे शरीर के बहुत सारे अलग अलग कामों में सहयोग करती है, इसलिए हमें भोजन की जरूरत होती है, समझे। यानी एनर्जी कई शरीर के काम करती है और एनर्जी हमें भोजन से मिलती है। और वो काम क्या क्या होते हैं, जैसे सबसे पहले तो खाने को जो पचाने का काम होता है वो डाइजेशन होता है। रेस्पिरेशन, सांस जो लेते हैं हम, इन आउट, इनहेल एक्सहेल, उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन होता है जो हम सुबह सुबह पोटी करते हैं ना, सुबह सुबह लोटा पार्टी में जाते हैं या जो भी करते हैं, एक्सक्रिएशन उसको बोलते हैं, यानी वेस्ट अपना जो भी प्रोडक्ट है वो निकाल देना, ठीक है। तो ये तीन चीजें करते हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रिएशन। देखो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है क्योंकि हमारे इंडिया में 28 स्टेट हैं या 29 स्टेट को अगर यूनियन टेरिटरी को मिला लो तो, और सबकी लैंग्वेजेस अलग अलग रहती है, तो बोलने का प्रोनाउंसिएशन सबका अलग अलग रहता है। तो किसी को कुछ समझ में आता है, किसी को कुछ समझ में आता है। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन समझ में नहीं आता या आपको ऐसा लग रहा है कि प्रोनाउंसिएशन गलत है तो आप ठीक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। वी गेट आउट फूड फ्रॉम प्लांट्स, हमें खाना मिलता है पौधों से, जानवरों से या फिर दोनों से। तो देखो काफी तरह के आदमी होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं वो प्लांट से खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो एनिमल्स खाते हैं, और ओमनिवोरस होते हैं वो सब कुछ खा लेते हैं। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अवर कंट्री। अब देखो एक बात तो समझ में आ गई कि सबको खाने की जरूरत है, हम डेली खाते हैं, लेकिन इतनी क्वांटिटी में खाना कैसे आएगा और कहां से आता है। जैसे हम कितने सारे गेहूं खाते हैं, कितने सारा चावल वगैरह खाते हैं, तो ये सारी चीजें जो भी हैं ये इतनी सारी क्वांटिटी में आती कहां से हैं। अब पहली है, पहली कुछ स्टेटमेंट दे रही है, फूड हैज टू बी प्रोड्यूस ऑन ए लार्ज स्केल, जो भोजन है वो पैदा किया जाता है एक बहुत बड़े स्केल पे, लार्ज माने बड़ा और स्केल पे, बड़े स्केल पे पैदा किया जाता है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, बहुत बड़ी जनता को खाना प्रोवाइड करना, रेगुलर प्रोडक्शन, उसको लगातार पैदा करना, प्रॉपर मैनेजमेंट और उसका पूरा ध्यान रखना, किसका, फसल का, एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर उसको पूरे इन्वायरमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना इज नेसेसरी, बहुत जरूरी है। तो देखो डिस्ट्रीब्यूट का क्या मतलब हो गया, जैसे खेत हो गया, मान लो ये है खेत, खेत में पैदा होगा फसल, खेत से फिर किसान जो है उसको मंडी में बेचेगा, कहां बेचेगा, मंडी में, फिर मंडी से वो वापस से होलसेल मॉल वगैरह की दुकानों में जाएगा, ठीक है। मंडी से किस में जाएगा, मॉल वगैरह में, मॉल में जाएगा या छोटी दुकानों पे, दुकानदारों पे जाएगा और वहां से हम खरीदेंगे। तो ये पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस हो गया जो रेगुलर चलता है। और जो गांव में जो लोग रहते हैं वो डायरेक्ट किसान से खरीद लेते हैं, ठीक है। किसान अपने लिए खुद बोता है तो वो अपने खाने का अनाज रख लेता है, पूरा 1 साल का या 2 साल का अनाज रख लेता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम रहता है। मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे आगे, खेती का कैसे मैनेज किया जाता है और किस तरीके से ये चीजें रहती हैं। रेगुलर प्रोडक्शन, लगातार पैदा करना। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का क्या मतलब हो गया, एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी की, प्रैक्टिसेस मतलब प्रैक्टिस होता है किसी भी चीज की एक कोशिश करना, फिर बाद में चेक करना कि वो सही हुई या नहीं हुई, वो प्रैक्टिस हो गया। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब बोल रहे हैं टिल 10,000 BCE, यानी BCE देखो, अब BCE का यहाँ पे मतलब हो गया बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा आप बोल सकते हो। तो जब जीसस क्राइस्ट जो था ना, उसके पैदा होने से पहले की कोई घटना हो तो उसे बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, यानी जब क्राइस्ट पैदा हुआ उससे 10,000 साल पहले की बात बता रहा है। पीपल वर नोमैडिक्स, लोग होते थे नोमैडिक। नोमैडिक क्या होता है, नोमैडिक होता है घुमंतु, यानी जो खाने के लिए इधर उधर भटकते रहते थे, कोई चीज मिल गई तो उसका शिकार कर लिया, खा लिया। अब नोमैडिक्स, ये खाना बदोश भी बोल सकते हैं हिंदी में, दे वर वांडरिंग, वे भटकते रहते थे इन ग्रुप्स, ग्रुप्स में, ठीक है। जैसे 5 का, 10 का, 15 का या और ज्यादा बड़ा ग्रुप्स होते थे उनके, उसमें वो भटकते रहते थे फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पे, इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में, एंड शेल्टर्स,
और रहने के लिए जगह, यानी जगह और खाने की तलाश में वो इधर उधर भटकते रहते थे। दे ईट रो फ्रूट्स, वो कच्चे फल खाते थे, एंड वेजिटेबल्स खाते थे, एंड स्टार्टेड हंटिंग, और शिकार करते थे एनिमल्स का फॉर फूड के लिए, खाने के लिए जानवरों का शिकार करते थे। लेटर, बाद में दे कुड कल्टीवेट, बाद में वो खेती बाड़ी करने लगे। जब उनको समझ में आया, देखो जब लगातार कंटिन्यूस शिकार करेंगे तो चीज़ें खत्म होती चली जाएंगी, जानवर पशु पक्षी वगैरह खत्म होते चले जाएंगे। तो फिर उनको समझ में आया कि शिकार जो है वो लंबे समय तक नहीं चल सकता। तो जो वो कल्टीवेशन का सिस्टम था, उन्होंने देखा कि भाई जैसे मान लो कोई फल खा रहे हैं वो, तो उन्होंने देखा फल के बीज वहीं गिर जाते हैं, वहाँ नए पौधे उगते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, फिर उन पर फल लगते हैं, तो उनको हम खा सकते हैं। तो उन्होंने कल्टीवेशन का स्टार्ट किया, तो बड़े लेवल पे उन्होंने फल और सब्जियां उगाना शुरू कर दिया। लैंड एंड प्रोड्यूस, और फिर उन्होंने जो सबसे पहली जो फसलें बोई थी वो थी चावल, व्हीट, गेहूं, एंड अदर फूड क्रॉप्स, और दूसरी भोजन की फसलें उन्होंने स्टार्टिंग में बोना शुरू किया। थस वाज बोर्न एग्रीकल्चर, और इस तरीके से एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी स्टार्ट हुई। फिर आगे क्या बोल रहा है, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड, जब एक ही तरह के पौधे बोए जाते हैं एट वन प्लेस, एक ही स्थान पे, ऑन लार्ज स्केल, बहुत बड़ी क्वांटिटी में, इज कॉल्ड अ क्रॉप। तो देखो जैसे आपने कोई गेहूं का खेत देखा हुआ, तो गेहूं के खेत में एक 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 एक, एक ऐसे बहुत सारे गेहूं के पेड़, या पेड़ नहीं सॉरी पौधे, बहुत सारे पौधे एक साथ पूरे खेत में होते हैं, ठीक है। तो इसको हम फसल बोलते हैं, यानी एक लार्ज स्केल पे एक ही तरह के पौधे बहुत सारे बोए जाते हैं, तो उसे हम फसल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा है, क्रॉप ऑफ व्हीट, गेहूं की फसल आपने देखी होगी, मीन दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट, कि सभी वहां पे गेहूं के जो फील्ड है वहां पे बहुत सारे एक ही तरह के पौधे बोए जाते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट, आप पहले से ही जानते हैं कि क्रॉप आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब देखो अलग अलग तरह की फसलें होती हैं, अगर नहीं जानते तो आप खेतों में घूम सकते हो, या इंटरनेट पे यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अलग अलग तरह की फसलें होती हैं, जिसमें सीरियल्स, दालें, वेजिटेबल, सब्जियां और फ्रूट्स होते हैं। दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, ठीक है। और ये इनको क्लासिफाई किया जाता है, हमारे देश में ना 4-5 ऋतु होती हैं, 4 ऋतुएं हम बेसिक मान के चलते हैं, तो 4 ऋतुएं होती हैं, उनके हिसाब से ही इन फसलों को क्लासिफाई किया जाता है। तो बेसिक हमारे यहाँ पे तीन तरह की फसलें मानी जाती हैं, जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, वास्ट माने बहुत बड़ा। द क्लाइमेट कंडीशन लाइक, और क्लाइमेट कंडीशन है ना जो यहाँ की, वो भी अलग अलग है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर होता है, देखो जो टेम्परेचर हम मेजरमेंट करते हैं ना, गर्मी होती है तो टेम्परेचर को 2 पैरामीटर्स में हम मेजर करते हैं, एक तो फारेनहाइट होता है, एक सेल्सियस होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो दोनों ही बढ़ते हैं, फारेनहाइट भी बढ़ता है और सेल्सियस भी बढ़ता है, और कम होता है तो ठंड होती है, तो दोनों ही नेगेटिव में जाने लग जाते हैं। और ह्यूमिडिटी क्या होता है, देखो ह्यूमिडिटी में है ना, धूप की वजह से ह्यूमिडिटी नहीं होती है, ह्यूमिडिटी क्या होती है, गर्मी होती है, और इन्वायरमेंट में पानी की मात्रा भी ज्यादा होती है, समझ गए। एक तरह का प्रेशर क्रिएट होता है इन्वायरमेंट में। बारिश के टाइम पे जो हमें गर्मी लगती है ना, आसमान में बादल रहते हैं और हमें गर्मी लगती है, तब हमारा जो क्लाइमेट है वो ह्यूमिड होता है, यानी नम होता है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है। एंड रेनफॉल वारी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, और बारिश भी हमारे देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। तो हमारे देश में क्या बोल रहा है कि टेम्परेचर अलग अलग होता है, जैसे राजस्थान का आप टेम्परेचर देखो तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और हिमाचल से ऊपर का आप टेम्परेचर देखो, जम्मू कश्मीर साइड का, लद्दाख का, तो बहुत ज्यादा ठंड होती है। और ऐसे ही ह्यूमिडिटी है जो हमारा कोस्टल जो एरिया है भारत का, नीचे तमिलनाडु वगैरह का, तो उस साइड में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी रहती है, बहुत बारिश होती है, ठीक है। और चेरापूंजी साइड में भी बहुत बारिश होती है, और कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, जैसे राजस्थान हो गया, कच्छ हो गया, ये सूखा प्रभावित एरिया है। तो इनकी वजह से अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स, तो हमारे देश में बहुत अलग अलग तरह की वैरायटी की फसलें बोई जाती हैं इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। अब देखो गर्म जगह पे जो चीज होती है वो राजस्थान में पैदा हो जाएंगी, ठंडी जगह पे जो चीज पैदा होती है वो वहां पे हो जाएंगी। तो डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी 2 ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाई। तो बोल रहा है इस डाइवर्सिटी, अब डाइवर्सिटी को अच्छे से समझ लेते हैं। तो डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है, मैं आपको थोड़ा एक एग्जाम्पल देके समझा देता हूं, क्योंकि डाइवर्सिटी है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी बहुत जरूरी है। ये आ गया आपका डाइवर्सिटी। तो यहां पे आप देख रहे हैं डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, दीज कैन बी अलोंग ऑफ डायमेंशंस ऑफ, देखो ये है ना, ये सारी चीज है ना हमारे अंदर होती हैं। देखो रेस, कोई आगे है कोई पीछे है, रेस का मतलब
जैसे सपोज करो एक आपका कोई साथ वाला है वो बहुत ज़्यादा पड़ गया है और आप पीछे रह गए, एथनिसिटी, जेंडर, कोई लड़का है कोई लड़की है, फिर सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, उसके पास पैसा कैसा है, समाज में उसकी वैल्यू कैसी है, फिर एज में छोटे बड़े हैं, फिर फिजिकल एबिलिटी, कोई एक्सरसाइज ज़्यादा करता है कोई कम करता है, फिर धर्म, किसी किसी धर्म को मानते हैं, फिर पॉलिटिकल बिलीव्स, फिर राजनीतिक पार्टियों को अलग अलग मानते हैं, एंड अदर आइडियोलॉजी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों को हम अलग अलग तरीके से मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो जितना देखो कितने सारे फ़र्क हैं, हम हर अपने पड़ोसी को अड़ोस पड़ोस को देखेंगे तो उनका रहने खाने पीने का स्टाइल बिल्कुल हमारे से अलग होगा, हमारा रहने खाने पीने का स्टाइल अलग होगा। तो ये सारी चीज़ डाइवर्सिटीज़ होती हैं। तो ऐसे ही देश में भी बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, यानी खेती बाड़ी, ज़मीन, पानी, मौसम, ये सारी चीज़ें भी डाइवर्सिटी होगी। तो डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी 2 ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाई। इस डाइवर्सिटी के हिसाब से हमारे देश में, पूरे देश में 2 मुख्य पैटर्न्स को माना गया है फसलों के। एक तो है खरीफ की फसलें और दूसरा है रबी की फसलें। ठीक है, खरीफ और रबी जो ये शब्द है ना, एक तो ये रहा खरीफ और एक ये रहा रबी। तो खरीफ और रबी जो शब्द हैं ये अरेबिक वर्ड हैं, अरेबिक भाषा के वर्ड हैं। खरीफ का मतलब होता है एंटम, ठीक है, जिसे हिंदी में हम शरद ऋतु या पतझड़ बोलते हैं। पतझड़ का टाइम होता है ये, ठीक है, थोड़ी थोड़ी ठंड भी होती है और पतझड़ का टाइम होता है। और रबी की जो फसल होती है ना, ये बसंत ऋतु होती है, जब बारिश बंद हो जाती है और फूल वूल पैदा हो जाते हैं। तो ये 2 टाइम होते हैं। फिर इनके बीच में है ना एक और आता है जिसे जायद बोलते हैं, जायद की फसलें। अभी होता क्या है, देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ये देखो टाइम देखो, जून से सितंबर और ये अक्टूबर से मार्च। सितंबर के बाद देखो जून से सितंबर और अक्टूबर से मार्च। मार्च के बाद अप्रैल आ गया, मई आ गया और जून। तो अप्रैल मई और जून का जो समय रह गया बीच में, वो अप्रैल मई तो दिया ही हुआ है 2 महीने का, तो 3-4 महीने का बीच में इनके टाइम पीरियड होता है दोनों के। तो उस टाइम पे हम कोई भी सब्जी की फसलें बो सकते हैं। तो उस टाइम को हम जायद की सब्जियां वहां पे या जायद की जो फसल है वो ले लेते हैं। तो खरीफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं। द क्रॉप विच आर शोन इन द रेनी सीजन, बारिश के मौसम में जो फसल लगाई जाती है, ठीक है, आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। उन्हें क्या बोलते हैं हम? खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली, और बारिश का जो मौसम होता है ना भारत में, वो जून से सितंबर के बीच में आता है, ठीक है, जो जिसे हम मानसून बोलते हैं, वो जून से सितंबर के बीच में आता है। फिर यहाँ पे दिया हुआ हमें पैडी और मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सारी खरीफ की फसलें। पैडी होता है हमारा धान समझते होगे आप। चावल जो होता है, चावल के ऊपर छिलका होता है पहले, उसको हम धान बोलते हैं। फिर वो छिलका निकालने के बाद चावल बनता है। तो ये फसल हो गई हमारी पैडी। फिर मैजी होता है हमारा मक्का। सोयाबीन आप घर पे खाते होगे, ठीक है, सोयाबीन एक चने जैसा ही होता है, चने में एक चोंच सी निकली होती है, सोयाबीन गोल होता है। ग्राउंडनट मूंगफली को बोलते हैं। कॉटन कपास को बोलते हैं, जिससे रुई निकलती है। ये सारी क्या हो गई हमारी खरीफ की फसलें हो गई। फिर रबी की फसल आ जाती है। रबी की फसल में क्या क्या आ जाता है? द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन। अब देखो, जो विंटर के सीजन में जो फसलें बोई जाएं, ठीक है, और विंटर मतलब सर्दी का सीजन होता है ये, और ये अक्टूबर से मार्च का टाइम रहता है, ठीक है। देखो जून से सितंबर में सब कुछ सूखा सूखा रहता है, सब कुछ, ज़्यादा कुछ होता नहीं है, और फिर बारिश होनी शुरू हो जाती है। जून तक तो गर्मी रहती है ज़बरदस्त, मार्च अप्रैल मई जून तक ज़बरदस्त गर्मी रहती है, और फिर थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो जाती है। उसी टाइम पे लोग खेती बाड़ी करना शुरू कर देते हैं, सब्जियां अपनी बो देते हैं, या जो भी उनको फसल चाहिए होती है वो बो देते हैं। फिर उसके बाद ये फसल काटने के बाद अक्टूबर में दूसरी फसल बोना स्टार्ट कर देते हैं, अक्टूबर से सर्दियों में थोड़ा सा पहले। इस टाइम पे कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं? व्हीट गेहूँ, ग्रैम यानी चना, पी मटर, मस्टर्ड सरसों, और लिनसीड होता है अलसी। अलसी काफ़ी काम आता है ये, इसके बहुत ही आयुर्वेदिक फ़ायदे होते हैं। खैर इससे हम टॉपिक से भटक रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बोई जाती हैं रबीज़ के टाइम पे। तो बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। और इसके अलावा दालें और सब्जियां कई जगह में गर्मियों में भी बोई जाती है। जो मैं आपको बोल रहा था ना, जैद की फसलें आती हैं, तो वो भी बोई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था, खरीफ और रबी की फसलें। तो इसको अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिएगा। फिर हमारा जो सेकेंड टॉपिक आता है, ये तो था बेसिक जो अभी हम पढ़ रहे थे। अब टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, पहला भी बोल सकते हो या फिर इसको सेकंड टॉपिक भी आप
बोल सकते हो। बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी फसलों को पैदा करने के लिए बेसिक क्या क्या चीजों की जरूरत होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वाई पैडी कैन नॉट ग्रोन इन द विंटर सीजन। अब ये धान जो है, ये बोल रहा है धान को विंटर के सीजन में क्यों नहीं बोया जाता, ठीक है, बरसात के टाइम पे ही क्यों बोया जाता है। तो देखो मैंने अभी बताया कि, और लगभग आपको भी पता होगा, हमारे देश में धान जहां जहां पे बोता है, आप उस एरिया का अगर मुआयना करें, उसको थोड़ा नेट पे सर्च करें तो आपको पता चलेगा वहां पे पानी बहुत ज्यादा होता है। तो धान पानी वाली जगह में पैदा होता है, तो कम पानी होता है तो धान अच्छे से हो नहीं पाता। पैडी रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट्स ग्रोन इन ओनली रेनी सीजन। तो पैडी को पानी चाहिए होता है, इसलिए उसको रेनी सीजन में ही बोया जाता है। अब बोल रहा है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन माने किसी भी चीज को पैदा करना, कल्टीवेशन बोना या पैदा करना, ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व, उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, यानी खेती बाड़ी करना किसी भी फसल की, उसके अंदर इन्वॉल्व होता है सेवरल एक्टिविटीज, कुछ एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स, जो किसान के द्वारा की जाती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम्स, काफी समय के अंदर। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज, आप ढूंढ सकते हो कि ये एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय गार्डनर एंड इवन बाई यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट इन योर हाउस। अब देखो यही खेती बाड़ी की जो प्रैक्टिसेस है ना, किसान अपने कहां पे करता है, खेत में करता है। किसान कहां पे करता है, खेत में करता है। गार्डनर यानी माली कहां करता है, अपने गार्डन में करता है। और यही काम हम अपने ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऑर्नामेंट क्या होता है देखो समझो, ऑर्नामेंट होता है आभूषण, आभूषण जो औरतें पहनती हैं गले में और आदमी भी पहनते हैं, कहीं कहीं पे हाथ में अंगूठियां हैं, गले का हार है वगैरह, ये ऑर्नामेंट्स हो गए। इनका क्या मतलब हो गया, ये सुंदरता के लिए होते हैं। तो ऐसे ही हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो घर की सुंदरता के लिए हम घर पे रखते हैं, उन्हें हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स बोलते हैं। तो ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स है ना, इनमें भी वही करना पड़ता है, खाद देना पड़ता है, पानी वगैरह सारे वही काम करने पड़ते हैं। तो जो ये बेसिक एक्टिविटीज होती हैं कल्टीवेशन की, ये इन तीनों जगहों पे एक जैसी होती हैं। दीज एक्टिविटीज टास्क आर रेफर्ड, इसे हम टास्क बोले या एक्टिविटी बोले, ये की जाती हैं रेफर्ड्स इन अ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, इन्हें खेती बाड़ी की प्रैक्टिस कहा जाता है। एग्रीकल्चर माने खेती बाड़ी, तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कहा जाता है विच आर लिस्टेड बिलो, जो नीचे दी गई है। सबसे पहली जो है वो है प्रिपेयर ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहला जो होता है मिट्टी को तैयार करना। तो जब खेत में हम बीज बोते हैं ना, तो उससे पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है, उसको खोदी की जाती है, उसके अंदर मतलब देखा जाता है और उसकी न्यूट्रिएंट्स वगैरह चेक किए जाते हैं। आज तो लैब वगैरह हो गई, तो लैब में आप अपने न्यूट्रिएंट्स भी चेक करा सकते हो मिट्टी को। यानी आपको अगर सपोज करो कोई चीज़ बोनी है और आपको पहले तो उस चीज़ के बारे में, जैसे मान लो चना बोना है, तो चने के बारे में आप ढूंढोगे कि भाई इसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की इसको ज़रूरत रहती है। फिर आप अपना मिट्टी का चेकअप कराओगे कि क्या मिट्टी के अंदर चना बोने के लिए सारे न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं है। तो वो प्रिपरेशन हो गया एक तरीके का सॉइल का। और फिर उसको ट्रैक्टर से मतलब उसको जोत देना, उसका मिट्टी की कटाई करना, ये सारी चीज़ें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में आ जाएगा। फिर सोइंग में आप बीज को खेत में कैसे बोते हैं, कितने तरह की विधि होती है, ट्रेडिशनल मेथड कौन से थे और आगे क्या क्या अभी चल रहे हैं, तो ये सारा चीज़ें सोइंग्स में आ जाएगा। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, फिर मैन्योर और फर्टिलाइजर का डिफरेंस क्या होता है और इनको किस तरीके से मिलाया जाता है, कितने कितने टाइम पे मिलाया जाता है, कब कब मिलाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फिर इरिगेशन मतलब पानी देना खेत में। तो पानी देने के कितने मेथड हैं, ट्रेडिशनल मेथड कौन से थे, पहले किस तरीके से पानी दिया जाता था, अब कैसे दिया जाता है, तो ये भी आप चीज़ें सारी इसमें देख सकते हैं। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, और वीड होता है घास फूस मतलब ऐसी, देखो हम जैसे किसी चीज़ का खेत में कोई पौधे लगा रहे हैं, तो उसके साथ साथ है ना कुछ अलग से घास फूस भी पैदा हो जाएगा जो उसके लिए हार्मफुल होगा, या फिर वो उस जमीन के न्यूट्रिएंट्स को तो वो खा जाएगा, हमारी फसल रह जाएगी बिना न्यूट्रिएंट्स के। तो उनसे हमें अपनी फसल को कैसे बचाना है, ये सारी चीज़ें भी इसमें हम पढ़ेंगे। हार्वेस्टिंग, फिर उसकी कटाई वगैरह कैसे करेंगे, ठीक है। फिर उसको हम स्टोर कैसे करेंगे, भाई लंबे टाइम तक की हमारी फसलें खराब ना हो और बाजार में जाए तो हमें अच्छे वैल्यू मिले, तो उस टाइम तक हमें स्टोर करके रखना पड़ता है, तो हम उसका स्टोरेज कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो दोस्तों कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा अकेडमी मुंद्रा, और आने वाले वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।